हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य के पोर्शन को देख रहे थे, जिसमें उपशीर्षक सामान्य परिचय था। वो हमने पिछली वीडियोस में कर लिया था। पिछली वीडियो में जो हमने प्रश्न किया था वह था हिंदी दलित लेखन की कौन सी विशेष कमी सामने आई है। ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर जो होगा वह महिला रचनाकारों की नगण्य संख्या। आज जो पोर्शन हम करने वाले हैं वह स्त्री चेतना और दलित चेतना से संबंधित प्रश्न हैं और मार्क्सवाद से भी संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में किस दार्शनिक विचारधारा का उदय हुआ। ऑप्शन है उत्तराधुनिकतावाद, बी है अस्तित्ववाद, सी है संरचनावाद, डी है मार्क्सवाद। इसका आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी अस्तित्ववाद। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में जिस दार्शनिक विचारधारा का उदय हुआ था वह था अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न देखते हैं। और अस्तित्ववाद के दो विचारक हैं यहाँ, जयपाल सार्त्र और अल्बेर कामू। ठीक है, इन्हें भी याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद किस दार्शनिक प्रवृत्ति का उभार हुआ। ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी उत्तराधुनिकतावाद, ऑप्शन डी अस्तित्ववाद। तो इसका सही उत्तर करेंगे आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद किस दार्शनिक प्रवृत्ति का उभार हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है, उत्तराधुनिकतावाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराधुनिकतावाद किस वर्ग के पक्ष में बोलता है। ऑप्शन है केवल शासक वर्ग, ऑप्शन बी परिधि के हाशिए पर पड़े उपेक्षित वर्ग, ऑप्शन सी मध्यवर्गीय समाज, ऑप्शन डी केवल बुर्जुआ वर्ग। तो इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे। यहाँ इसे कट कर देना है। ठीक है, उत्तराधुनिकता किस वर्ग के पक्ष में बोलता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी परिधि के हाशिए पर पड़े उपेक्षित वर्ग के पक्ष में बोलता है। कौन, उत्तराधुनिकतावाद। अगला पॉइंट देखते हैं। जो सब अल्टर्न वर्ग हैं, यानी सब अल्टर्न जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में उसके लिए निम्न वर्गीय चिंता को कह सकते हैं, ये जो है उत्तर आधुनिकता के साथ इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। ऑप्शन ए समाज को एकता में बांधना, ऑप्शन बी समस्या समाधान हेतु दिशा न देना, ऑप्शन सी अत्यधिक विचारधारात्मक होना, ऑप्शन डी परंपरा पर जोर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर आधुनिकतावाद जो है यह इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये समस्या समाधान हेतु दिशा नहीं दे पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद की बहुलतावादी दृष्टि में क्या कमी बताई गई है। ऑप्शन ए सभी समस्याओं को समान महत्व देना, ऑप्शन बी केवल एक समस्या पर ध्यान देना, ऑप्शन सी परंपरा को नकारना और ऑप्शन डी विज्ञान का विरोध करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुलतावादी दृष्टि में कमी क्या है कि यह सभी समस्याओं को समान महत्व देते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न, उत्तर आधुनिकतावाद आंदोलन की प्रेरणा क्यों नहीं देता। ऑप्शन है क्योंकि वह संरचनावाद सापेक्ष, ऑप्शन बी है क्योंकि उसमें भावनात्मक तत्व की कमी है, ऑप्शन सी क्योंकि वह दिशा और प्राथमिकता नहीं देता, ऑप्शन डी क्योंकि वह लोकतंत्र का विरोध करता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद आंदोलन की प्रेरणा क्योंकि वह दिशा और प्राथमिकता नहीं देता है। ठीक है, तो आंदोलन की प्रेरणा जो है वो उत्तर आधुनिकतावाद में हमें दिखाई नहीं देती। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने उत्तर आधुनिकतावाद को किस रूप में देखा है। ऑप्शन एक लोकतांत्रिकवाद, पराजयवाद, रचनावाद और क्रांतिवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, लेखक ने उत्तर आधुनिकतावाद को किस रूप में देखा है। तो इसका सही उत्तर होगा पराजयवाद। ठीक है, लेखक यानी कि यहाँ पे विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी क्या मानते हैं, उत्तर आधुनिकता को पराजयवाद के रूप में देखते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए उत्तर आधुनिकता को पराजयवाद किसने कहा है, तो उत्तर क्या होगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने उत्तर आधुनिकता को पराजयवाद के रूप में देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक और चीज़ है, एक और फैक्ट के रूप में देखिए इसे, कामू के मिथ ऑफ सिस्टर्स से मिलता है। ठीक है, ये जो उत्तर आधुनिकतावाद की जो प्रवृत्ति है यह किससे मिलती है, एल्बर्ट कामू के
मिथ ऑफ सिसिफरस, ये जो पुस्तक है इससे मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है कि मानव सभ्यता लगातार प्रगति कर रही है, इतिहास और विचारधाराएं असफल हो चुकी हैं, कोई समस्या शेष नहीं बची है, या विज्ञान ही सारी समस्याओं का हल है। तो इन सभी ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद का मानना क्या है? आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तर आधुनिकतावाद का मानना है कि इतिहास और विचारधाराएं क्या हो गई हैं? असफल हो चुकी हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। नोम चॉम्स्की श्रेष्ठ बुद्धिजीवी व भाषाविद के अराजकतावाद में उत्तर आधुनिकतावाद का स्थान नहीं था। ठीक है, नोम चॉम्स्की जो कि एक श्रेष्ठ बुद्धिजीवी हैं और भाषाविद हैं, वो कहते हैं कि अराजकतावाद में उत्तर आधुनिकतावाद का स्थान नहीं था। ठीक है, इस विचारधारा यानी जो भी है ये अराजकतावाद, इसके अंतर्गत हम उत्तर आधुनिकतावाद को नहीं देखते हैं। ठीक है, यही मानना किसका है? नोम चॉम्स्की का, जो कि एक श्रेष्ठ बुद्धिजीवी थे और भाषाविद थे। ठीक है, अगला फैक्ट है, आलोचना में देरिदा के विखंडनवाद। ठीक है, देरिदा के विखंडनवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डीकंस्ट्रक्शनिज्म। इसका योगदान यह है कि यह नए पाठों की खोज की प्रेरणा देकर समीक्षा और आस्वाद को अधिक समावेशी बना देता है। यानी देरिदा के विखंडनवाद का योगदान क्या है? तो इसका अर्थ है, यानी इस विखंडनवाद में क्या हमको देखने को मिलता है कि यह नए पाठों की खोज की प्रेरणा देकर समीक्षा और आस्वाद को अधिक समावेशी बना देता है। तो अगर पूछा जाए विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन जॉक देरिदा ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर भारत में साहित्य रूप के स्तर पर सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन क्या माना गया है? पहला है कथानक शिल्प, दूसरा है भाषा प्रयोग, तीसरा है चरित्र चित्रण, चौथा है अलंकारिक शिल्प। तो स्वातंत्रोत्तर भारत के साहित्य में रूप के स्तर पर सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन क्या हुआ है? भाषा प्रयोग का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम पदावली का अवमूल्यन किस कारण हुआ? ऑप्शन ए साहित्य में नाटकीयता के कारण, ऑप्शन बी कविता में आत्मलाभ के कारण, ऑप्शन सी केंद्र के प्रभाव से, ऑप्शन डी अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से। तो इसका सही उत्तर देंगे, तत्सम पदावली का अवमूल्यन किस कारण हुआ है? केंद्र के प्रभाव से हुआ है। अगला प्रश्न है, कथा साहित्य में तत्सम पदावली का प्रयोग मुख्यतः किस हेतु किया गया है? ऑप्शन है नाटकीय प्रभाव बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी व्यंग विनोद और वास्तविकता दिखावे के अंतर के उद्घाटन हेतु, गेयता बढ़ाने के लिए, और ऑप्शन डी केवल परंपरा निभाने के लिए। प्रश्न है, कथा साहित्य में तत्सम पदावली का प्रयोग मुख्यतः किस हेतु किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यंग विनोद और वास्तविकता दिखावे के अंतर को उद्घाटन हेतु। ठीक है, कथा साहित्य में तत्सम पदावली का प्रयोग मुख्यतः किस हेतु किया गया था? व्यंग विनोद के लिए किया गया था और दिखावे के अंतर को उद्घाटन करने के लिए। अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर आंतरिक साहित्य में कौन सा भाषाई परिवर्तन फैशन बन गया? ऑप्शन ए अलंकारों का प्रयोग, ऑप्शन बी क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग, ऑप्शन सी द्विपदी शैली का प्रयोग, ऑप्शन डी विदेशी वाक्य संरचना का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग जो है वो स्वतंत्र आंचलिक साहित्य में ये परिवर्तन हमें देखने को मिला कि क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। अगला प्रश्न है, कविता और कहानी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किस प्रकार हुआ? ऑप्शन ए केवल सहजता से हुआ, ऑप्शन बी शुद्ध हिंदी शैली में हुआ, ऑप्शन सी कभी कभी भद्दे ढंग से हुआ, और ऑप्शन डी कभी नाटकीय प्रभाव। तो कविता और कहानी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कभी कभी भद्दे ढंग से हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वातंत्रोत्तर कविता किसके निकट आ गई है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी गद्य, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी गीत। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्रोत्तर कविता गद्य के निकट अधिक आ गई है। तो ये सब कुछ सामान्य परिचय है स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य का। ठीक है, क्योंकि सेक्शन ही अलग है, इस वजह से आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपको बोरिंग लगे, उबाऊ लगे, लेकिन जो सेक्शन है वो उस अनुरूप हमने प्रश्नों को बनाया है।